गुड मॉर्निंग बच्चों। सारणिक चैप्टर जो स्टार्ट कर दिया गया था उसमें आपकी 2 क्लासेज हो चुकी थी और पिछली 2 क्लासेज आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उनको देख लें, और अगर आप उन दोनों क्लासेस को देख चुके हैं तो कम से कम 2 से 3 बार आप उनको दोबारा देखें, क्योंकि पिछली 2 क्लासेज अगर आपके अच्छे से समझ में आ जाती हैं तो ये मान लीजिए कि आपका आधा चैप्टर पूरे अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इसलिए उन क्लासेस को आपको कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखें और उसको अच्छे से याद करने या समझने का प्रयास ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको ऐसा ज़रूर करना है। चलिए अब आज अगले उसी के आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में आपको जो सारणिकों के गुणधर्म हैं, टोटल 7 प्रॉपर्टीज आपको बताई गई थी। अब उसी के आगे बढ़ते हैं कि अगर हमें इसी सारणिक विधि से हमें किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 हैं, यानी कोई एक त्रिभुज अगर हम बना लें और तो उस त्रिभुज के क्या होंगे, 3 शीर्ष होंगे, तो उन शीर्षों के कुछ न कुछ निर्देशांक भी होंगे। तो उन्हीं निर्देशांकों की बात की जा रही है, x1, y1, x2, y2 और x3, y3 हैं। अगर ऐसा है तो फिर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इसका सूत्र लिखा जाएगा डेल्टा बराबर 1/2, सारणिक का चिन्ह बनाएंगे और पहला बिंदु देखिए x1, y1, दूसरा बिंदु x2, y2, तीसरा बिंदु x3, y3। तो कॉमा नहीं लगेगा, बस अलग अलग स्तंभों में ऐसे लिख देंगे और तीसरा स्तंभ हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये एक सूत्र तैयार हो गया, जिस सूत्र की सहायता से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। हाँ, इस सूत्र में क्या करना होगा, जो 3 शीर्ष दिए जाएंगे वो मान आपको यहाँ पर रखने होंगे और फिर इसको हल करना होगा। हल कैसे करना है ये हम आपको आगे प्रश्नावली में बताएंगे। ठीक है, तो अभी आप इस सूत्र को याद रखें ताकि इस सवाल को आप हल कर पाएँ। ठीक है, आगे देखिए इस क्षेत्रफल से संबंधित कुछ ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि चूँकि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल व्यक्त करने वाले सारणिक का मान सदैव धनात्मक लिया जाता है। यानी जो भी क्षेत्रफल निकलेगा उसका मान हमेशा आपको धनात्मक लेना है। ठीक, दूसरी बात देखिए क्या लिखी हुई है कि यदि क्षेत्रफल ज्ञात है तो गणना के लिए सारणिक के दोनों यानी धनात्मक एवं ऋणात्मक मानों को लिया जाता है। ये क्या मतलब है कि अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ क्षेत्रफल दे दिया जाए, पहले से ही क्षेत्रफल दे दिया जाए और इन 3 बिंदुओं में से कोई एक मान आपको निकालने को कहा जाए, तो उस जगह हम इसका जो मान है, इस सारणी का मान प्लस और माइनस दोनों चिन्हों को लेकर हल करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे देखिए, अगर इसमें यह कह दिया जाए कि संरेख बिंदु के लिए क्या कंडीशन होगी, या ये कह सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए बिंदु संरेख हैं, तो उसके लिए देखिए अगर कोई 3 बिंदु दिए जा रहे हों P, Q, R, बिंदु P के निर्देशांक x1, y1, बिंदु Q के निर्देशांक x2, y2 और बिंदु R के निर्देशांक x3, y3। ठीक है, अगर ये तीनों बिंदु संरेख है, संरेख का मतलब होता है जो ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा में स्थित हों, ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा में स्थित हों। तो अगर दिए गए बिंदु किसी एक ही रेखा में स्थित होंगे तो इसका मतलब है कि उस एक रेखा में स्थित होने के कारण उन बिंदुओं से किसी त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं हो पाएगा, और अगर त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं हो पाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 0 आएगा। तो यही टेक्निक यहाँ प्रयोग में लाई है, यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले आपको बताया है, तो अगर वही कंडीशन, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो ये वाला मान बराबर 0 लिख देंगे। तो वही करना है कि 3 बिंदु अगर संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेना है, यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये सूत्र लिखा हुआ था 1/2 हटाइए, या ये मान लीजिए इसके बराबर 0 लिख दीजिए, 1/2 धर जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये जो मान सारणिक वाला लिखा था वो लिखिए बराबर 0, यानी वही कंडीशन यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, आगे देखिए, इसके आगे है कि 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, कि अगर 2 बिंदु दिए जा रहे हैं, बिंदु ए जिसके निर्देशांक हैं x1, y1,
बिंदु बी जिसके निर्देशांक है x2, y2 और इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो उसके लिए फार्मूला होगा कि सारणिक में आपको पहले तो लिखना है x, y, 1, फिर पहले बिंदु को लेकर x1, y1, 1, फिर दूसरे बिंदु को लेकर x2, y2, 1 बराबर 0। यहाँ पर x1, y1 का मान रख देंगे, x2, y2 का मान रख देंगे और फिर इस समीकरण को यानी इस सारणिक वाले मान को इसको हल कर लेंगे। तो ये आपका जो समीकरण यहाँ से प्राप्त होगा वो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उप आव्यूह, क्या लिखा हुआ है? उप आव्यूह यानी सब मैट्रिक्स। तो देखिए, यदि किसी आव्यूह की कुछ पंक्तियों या और स्तंभों को छोड़ दिया जाए तो प्राप्त शेष आव्यूह को आव्यूह का उप आव्यूह कहते हैं। मतलब अगर कोई एक आव्यूह आपको दिया जा रहा है, हम इसमें क्या करते हैं, हम किसी पंक्ति को छोड़ दें या फिर किसी स्तंभ को छोड़ दें या फिर किसी पंक्ति और स्तंभ दोनों को छोड़ दें, तो छोड़ने पर जो बचे हुए जो भी अवयव होंगे उनको उसी क्रम में मतलब एक अवयव बना के लिख दें तो वो उसका क्या होगा? उप अवयव होगा। कैसे, समझिए इसको ध्यान से। अगर हम यहाँ पहली पंक्ति को हटा दें, ध्यान दीजिएगा, पहली पंक्ति को हटा दें और पहले स्तंभ को हटा दें तो ऊपर वाली लाइन हट गई, इधर ये वाली लाइन हट गई, तो क्या बचे? QR बचा और MN बचा। और इससे देखिए उसी क्रम में अवयव बना दें QR, MN। तो ये क्या हो गया? ये जो है ये उप अवयव है। किसका? इस दिए गए अवयव का, यानी ये इस दिए गए अवयव का उप अवयव है। ठीक है, ऐसे और किसी को भी हम हटा सकते हैं, वो तो जैसी हमें आवश्यकता होगी वैसा हम प्रयोग में लाएंगे। लेकिन यहाँ तो हम जब उप अवयव की बात होगी तो हम किसी भी पंक्ति को हटा दें या किसी भी स्तंभ को हटा दें या किसी भी पंक्ति और स्तंभ दोनों को हटा दें तो उससे क्या बनेगा? जो भी बनेगा वो उसका उप अवयव होगा। जैसे इसके लिए समझते हैं दूसरा उदाहरण के लिए। तो अगर हम इस पहली पंक्ति को हटा दें, ध्यान दीजिएगा, इस पहली पंक्ति को हटा दें और इस तीसरे वाले स्तंभ को हटा दें, इस तीसरे वाले स्तंभ को हम हटा दें तो देखिए जब तीसरे वाले स्तंभ को हटाएंगे तो क्या दिख रहा है आपको? आपको चार अवयव दिख रहे होंगे PQLM। क्या दिख रहा है आपको? PQLM। तो इसमें देखिए PQLM, तो ये आपका दूसरा उप अवयव हो गया। ऐसे हम और भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पर दूसरी पंक्ति हटा दें और तीसरी पंक्ति हटा दें, हम दूसरी पंक्ति हटा दें और तीसरी पंक्ति हटा दें, सिर्फ पहली पंक्ति को ले लें तो क्या पहली पंक्ति है? ABC। तो ये भी क्या है? ये इसी का उप अवयव है। या फिर हम क्या करें? पहला स्तंभ हटा दें और दूसरा स्तंभ हटा दें। हमने क्या किया? पहला स्तंभ हटा दिया और दूसरा स्तंभ हटा दिया। अब जो बचा ये भी क्या है? CRN। तो ये क्या है? ये भी इसी का उप अवयव है। मतलब किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को हटा दें या पंक्ति और स्तंभ दोनों को हटा दें तो उससे जो भी अवयव बचेंगे वो भी अवयव उससे बनने वाला अवयव क्या होगा? पहले उस दिए गए अवयव का उप अवयव होगा। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि उप अवयव किसे कहते हैं। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं उपसारणिक पर। इसमें आते हैं उपसारणिक में। तो उपसारणिक देखिए क्या है? वैसे तो इसको माइनर्स भी बोलते हैं। अब उपसारणिक के लिए एक वर्ग अवयव A के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति एवं स्तंभ को छोड़ देने पर प्राप्त वर्ग उप अवयव का सारणिक उस अवयव का उपसारणिक कहलाता है। उपसारणिक को MIJ से व्यक्त करते हैं, जहाँ पर I और J क्या है? I जो होता है उसकी पंक्ति की संख्या को बताता है और J जो है उसकी स्तंभ की संख्या को बताता है। जैसे हम किसी अवयव के अवयव को AIJ लिखते हैं, कोई भी एक अवयव दिया जा रहा है तो उसके अवयव को कैसे लिखते हैं? AIJ करके लिखते हैं। तो I क्या होता है? पंक्ति की संख्या को बताता है और J क्या है? स्तंभ की संख्या को बताता है। तो आपको कहीं भी अगर ये IJ नज़र आ जाते हैं तो इसका मतलब है जो I पंक्ति को बताता है और J जो बाद में लिखा होगा J वो स्तंभ की संख्या को बताता है। ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसको थोड़ा इस उदाहरण से समझने का प्रयास करें तो और अच्छे से समझ में आएगी ये बात। वो ये कि जैसे A बराबर A का अवयव दे दिया, अब हमें इसका उपसारणिक निकालना है। अब उपसारणिक कितने बनेंगे? जितने इसके अवयव होंगे उतने ही इसके उपसारणिक बनेंगे।
तो इसके अवयव कितने हैं, देखिए यहाँ पर 9 अवयव हैं, तो इसके 9 उपसारणिक बनेंगे। तो देखिए कैसे कैसे। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इस पोजीशन पर जो इसका उपसारणिक होगा उसका मान कैसे निकलेगा, उसको लिखा जाएगा M11। क्यों, ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव है, तो इस अवयव का उपसारणिक क्या होगा, इसको लिखेंगे M11, मतलब I का मान भी 1 और J का मान भी 1। तो इसका सारणिक होगा A11 का उपसारणिक। तो उसके लिए हमें जिसका उपसारणिक निकालना है उसकी पंक्ति और स्तंभ को हटा दो, मतलब 1 का मतलब पहली पंक्ति हटाओ, पहला स्तंभ हटाओ। तो हमने क्या किया, पहली पंक्ति को हटा दिया, पहला स्तंभ को हटा दिया, तो क्या बचा 5 6 8 9। आपको नज़र आ रहा होगा 5 6 8 9, तो 5 6 8 9 को लिख लीजिए और इसको हल कर लीजिए। अब हल कैसे करना है, तो द्वितीय कोटि के सारणिक में हमने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था कि पहले मुख्य विकर्ण के मान को गुणा करते हैं। तो 9 गुणे 5 45, 9 गुणे 5 45, फिर माइनस का चिन्ह लगा के दूसरे विकर्ण को गुणा करते हैं। तो 8 गुणे 6 8 छंग 48, घटा दीजिए -3 आ गया, मतलब M11 का मान आ गया -3। ठीक है, अब M21 का मान निकालें अगर हम, तो M21 क्या है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो इसको हटा दीजिए और फर्स्ट कॉलम ये हटा दीजिए। ठीक है, तो सेकेंड रो मतलब ये बीच वाली लाइन हट जाएगी और बीच वाली लाइन हटने के बाद फर्स्ट कॉलम ये हट जाएगा। तो देखिए ऊपर बचा 2 3, नीचे बचा 8 9, ऊपर बचा 2 3, नीचे बचा 8 9, तो ये 2 3 8 9। इसको हल करिए, पहले मुख्य विकर्ण का गुणा 9 दूनी 18, फिर दूसरे विकर्ण का गुणा 8 त्रिक 24, घटा दीजिए, इसका मान निकल आया। ऐसे M31 का मान निकालेंगे, तो M31 में भी ऐसे हल करना है। तो ऐसे ही हमने केवल उदाहरण के लिए 3 उपसारणिक इसके निकाल के बताए हैं, बाकी जितने अवयव होंगे उसके उतने ही उपसारणिक बनते हैं, यानी ऐसे बाकी मानों को भी निकाला जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आप उपसारणिक की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और यहीं तक आपको तैयार करना है। धन्यवाद।